हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का सेट 4 2024 सेट नंबर 824 आईएम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया उपभाग एक में फिजिक्स से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हम लोग का अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये होता है फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तन अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अगर इसी मार्ग से होकर परावर्तित होती है तो इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो कब होता है? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होता है तब उसका आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। चौथा है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिकीय घटना है। तो ये होगा चौथे का बी, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है? ज्ञात करना होगा, यानी कि हमको आर निकालना है। पी बराबर दिया है 440 वाट और भी बराबर दिया है 220 वोल्ट। हमको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो पहले फार्मूला होता है कि पी बराबर होता है पी बराबर वी आई। तो पी दिया है 440, यहाँ लिख देंगे 440। भी है 220 गुणे आई। 220 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 440 बटे 220 बराबर आई। ये कट जाएगा दो बार में। आई बराबर निकल गया हम लोग का 2 एम्पियर। हमको निकालना है आर। तो भी बराबर होता है आई आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा भी बटे आई। और भी दिया हुआ है 220 और आई निकला हम लोग का दो। दो से 220 कट जाएगा 110 बार में। आर बराबर निकल गया 110 ओम। इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चीनी स्तंभ में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो पहला दिया हुआ है, ये जो तीर बना है, ये परिवर्ती प्रतिरोध का है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। फिर दूसरा में ये जो ए लिखा हुआ है प्लस माइनस, ये आमीटर का है। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। फिर तीसरा है ये सेल का चिन्ह है। तो ये जो तीसरे का हो जाएगा दूसरा। और चौथा जो है ये तार क्रॉसिंग है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर ए में दिया हुआ है कि ए का तीसरा। इसमें ए का तीसरा सही है। फिर दो का चौथा, दो का चौथा भी सही है। तीन का दूसरा, तीन का दूसरा भी सही है, यानी कि छठवा का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर रहती है। तो जब हम किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और चुंबक का जो गुण होता है उसमें एक उत्तरी ध्रुव हो जाता है, एक साउथ ध्रुव दक्षिण ध्रुव हो जाता है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होगा। तो सातवें का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है उपभाग दो। उपभाग दो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है। तो जो मरकरी होता है ये हमेशा द्रव अवस्था में होता है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9 है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें क्या बनता है? साल्ट बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लवण तथा जल। क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ये दिया हुआ है कि
कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो यौगिकों में टूट जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी तब? 10वें का सी होगा अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 की श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन परमाणु में पाया जाता है। तीसरा है निम्नलिखित में एल्काइन है। जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद होता है एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड होता है। हम देखेंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, तो बी वाले में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा एथेनॉल, जो होता है हम लोग का C2H5OH। इसका प्रयोग औषधि में भी किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है, और पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है, तो ये ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है उपभाग 3। इसमें ये बायो का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, इसका आंसर होगा विकिरणु या नेफ्रॉन। 15 है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, इसके लिए उत्तरदायी होता है। और भोजन का जो वहन होता है वो फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है और कि किसकी आवश्यकता होती है? स्वपोषी होता है कि जिसमें जो जीव होता है वो अपना खुद पोषण करता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है ये पौधों में होता है। तो इसके पौधों के लिए क्या आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो 16 का आंसर हो गया डी। 17 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? इसका आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ये इसमें दिया है कि वंशागुणत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए और गेहूं के उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। मटर के उत्पादन के लिए उन्होंने नहीं किया था, केवल मटर पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं CFC। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहला दिया हो कि घास, गेहूं, आम, ये तीनों में एक दूसरे में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तीनों भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। बी है घास, बकरी, मानव, ये सही है। बकरी घास को खाता है और मानव बकरी को खा जाता है। तो ये जो 20 का आंसर होगा वो बी होगा। और वह है वर्णनात्मक प्रश्न, उपभाग एक, इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो उत्तर है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हटती है। इसको हम चित्र से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया एक माध्यम, ये कांच है, और ये हो गया वायु। तो ये हो गई आपतित प्रकाश की किरण। तो ये वायु क्या है? विरल माध्यम। जब विरल माध्यम से वायु सघन माध्यम में जाएगी तो विरल माध्यम में वायु का जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो ज़्यादा होता है। जैसे सघन माध्यम में जाती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो जब उसका स्पीड कम होगा तो ये अभिलंब की वजह से रुकने लगी। ये हो गया इसका वास्तविक रास्ता। अगर विचलन नहीं होता तो प्रकाश की किरण से सीधे चली जाती। और इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये हो गया हम लोग का सघन माध्यम, ठीक है, ये है अभिलंब है। तो अगर फिर से अगर इसका विचलन होगा तो ये हो गया सघन माध्यम, इससे जाएगी विरल माध्यम में। तो फिर से जो ये हम लोग का जो प्रकाश है इसके समांतर हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका विलंब। तो विलंब से दूर हट रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि
नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है, और इस दोष के संशोधन या निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में दूसरा का पहला है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए और उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। उत्तर होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र निम्नलिखित है। सूत्र होता है कि 1/f=1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो बाइक्स होते हैं या कार होते हैं उसमें जो बैक मिरर होता है, पीछे जो होता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण का होता है। उसका कारण ये होता है कि जो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, ये बहुत बड़ा होता है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा है कि बाजार व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उस सड़क के बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2 है कि 2 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये उत्तल लेंस है, तो इसका फोकस दूरी प्लस में होगा, तो ए बराबर है 20 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस से 30 सेमी की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी यू बराबर, यह हमेशा माइनस में लेते हैं, -30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की लंबाई, इसको मान लेते हैं ओ बराबर 2 सेमी। हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, यानी कि भी निकालना है। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी है 20, तो यहाँ लिखेंगे 1/20 बराबर 1/v माइनस u है -30, तो यहाँ -30 लिख देंगे। 1/20 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। 1/30 को ले जाते हैं बाया साइड, 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, तो 20 3 60 और 30 दूनी 60 बराबर 1/v। घटाएंगे 1/60 बराबर 1/v, तो सीधा करेंगे तो v बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो वस्तु कहाँ बन रहा है? लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। ठीक है, अभी हमको निकालना है कि आभासी बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, और ये किसके बराबर होता है? I/o के। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो v इसमें है 60 सेंटीमीटर, u है -30, I/o है वस्तु की लंबाई 2, तो 30 से 60 कट गया 2 बार में, तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2 दूनी 4, तो -4 बराबर I, यानी कि I बराबर निकल गया 4 सेंटीमीटर। I माइनस में आ रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहला दिया हुआ किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम सूचित करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, इसको हम कैपिटल बी सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। उसका दूसरा है विद्युत धारा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। इसके बाद है तीसरा चालक की लंबाई।
चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। फिर चौथा है कि धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण। जब चालक में धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो बल का मान अधिकतम होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें चुंबक में पहला है कि चुंबक एक प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु है जो लोहे को आकर्षित करती है। परिनालिका में हुआ कि परिनालिका एक तार की कुंडली है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दूसरा है कि चुंबक में चुंबकत्व स्थायी होता है। परिनालिका में चुंबकत्व धारा पर निर्भर करता है, यानी कि धारा समाप्त हुआ तो परिनालिका परिनालिका में चुंबक का गुण भी समाप्त हो जाता है। तीसरा है कि चुंबक का चुंबकत्व प्राकृतिक होता है। जो चुंबक होता है उसमें चुंबकत्व प्राकृतिक होता है, लेकिन जो प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है। ठीक है। परिनालिका का चुंबकत्व कृत्रिम होता है। इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तभी चुंबक बनता है, और धारा के प्रवाह बंद होने पर चुंबक बनना बंद हो जाता है, फिर से वह अचुंबकीय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए और सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यह है, इसको कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, यदि अंगूठा सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। और इसमें इसका चित्र बनाकर बताना है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया सीधा तार, और ये अंगूठा मान लेते हैं ये अंगूठा है। तो अंगूठा अगर ये चालक में प्रवाहित हुई धारा को बता रहा है, और इस तरह उंगलियां मुड़ी हुई हैं, जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। मतलब जिस तरह उंगली मुड़ा होगा उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम, ठीक है। R3 बराबर 5 ओम, इसमें भी दो है। R4 बराबर 10 ओम और R5 बराबर 10 ओम। तो सबसे पहले इसमें 4 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। यहाँ लिखेंगे R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इसको मान लेते हैं R डैश। 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R डैश बराबर R1 है 1/4, R2 भी है 1/4। 1/R डैश बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, एक और एक जोड़ेंगे 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि R डैश बराबर निकल गया 2 ओम। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 10 ओम और 10 ओम ये भी दोनों समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः R4 तथा R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध 1/R मान लेते हैं डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। 1/R डबल डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10। 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 10, एलसीएम हो गया, एक और एक जोड़ेंगे 2, ये कट जाएगा 5 बार में। R डबल डैश बराबर निकल गया 5 ओम। ठीक है। हमको निकालना है इसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, उसको मान लेते हैं हम R। तो इसमें इन दोनों का जब तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे
आर डैश और इसका तुल्य पद निकाल रहे हैं आर डबल डैश। तो तीनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होगा तो यहाँ लिखेंगे आर डैश प्लस आर थ्री प्लस आर डबल डैश। आर डैश निकला है 2, आर थ्री है 5 और ये निकला है हम लोग का 5। जोड़ेंगे तो हो गया 12 ओम। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसमें कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा धारा। तो धारा आई बराबर होता है V बटे आर। V है 6 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर 6 वोल्ट दिया बैटरी का। और आर है 12। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो धारा निकल गया 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। तो हमको निकालना है 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इसको मान लेते हैं हम लोग V डैश। तो V बराबर होता है आई आर। आई है हम लोग का 1/2 और आर है 5। 2 5 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। अथवा में है कि वैद्युत परिपथ में फ्यूज का महत्व, क्या महत्व है? किसी मकान के कुल अधिभार 2200 वाट है, तो विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट की जाती है, तो मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होगा? और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसमें है कि अतिभारण तथा लघु पतन से होने वाले क्षति से बचने के लिए परिपथ में उचित विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह तांबा, टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक निम्न होता है। विद्युत मात विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा या केडब्ल्यूएच कहते हैं। जब मकान में शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होता है, तो जो सर्किट होता है, परिपथ होता है, गर्म होने लगता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि मकान का कुल अधिभार 2200 वाट है, यानी कि P बराबर दिया है 2200 वाट। और विद्युत आपूर्ति का जो विभवांतर है V बराबर है 220 वोल्ट। तो हमको बताना है कि फ्यूज का अनुमतांक क्या होगा, यानी कि फ्यूज कितना एम्पियर का लगाएंगे, यानी कि हमको धारा निकालना है। तो P बराबर होता है वी आई। P है 2200, V है 220 गुणे आई। 220 को ले जाएंगे दाएं साइड बाएं साइड, तो 220 2200 बटे 220 ये कट जाएगा 10 बार में। आई बराबर निकल गया 10 एम्पियर। ये होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम और आवरण का रंग लिखिए। उत्तर है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण का रंग निम्नलिखित है। पहला है जीवित तार। जीवित तार को फेज तार भी कहते हैं। यह तार विद्युत परिपथ को घर के विभिन्न उपकरणों तक पहुंचाता है। इसका रंग सामान्यतः लाल या भूरा होता है। दूसरा है भू संपर्क तार। यह तार विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखता है। यह तार उपकरण में प्रवाहित होने वाली अतिरिक्त विद्युत धारा को जमीन में ले जाता है, जिससे बिजली का झटका नहीं लगता है। यह तार घर के समीप गहराई में स्थित धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। इसका रंग प्रायः हरा होता है। तीसरा है उदासीन तार। उदासीन तार को न्यूट्रल तार भी कहते हैं। यह तार विद्युत धारा को वापस स्रोत मीटर तक ले जाता है। इसका रंग प्रायः काला होता है। इसके बाद विभाग 2, इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पांचवा का ये है कि निम्नलिखित यौगिकों की आपेक्षिक नाम लिखिए। तो इसमें 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और उसके एक सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका आपेक्षिक नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। और दूसरे वाले में इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ ये COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसका जो आईपीएसी नाम होगा, इसका होगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर बी का पहला है कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक अभिक्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। तो जैसे C+O2 CO2। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड।
दूसरा है कि बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जो अभिक्रिया दिया इसको संतुलित करना है। तो बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2 और SO4 का होल 3 इक्वल टू, फिर लिखा है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम इसको अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। इसमें यहाँ दो एल्युमिनियम, यहाँ एक एल्युमिनियम है, तो इसमें दो से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्लोरीन को 6 करने के लिए फिर हम यहाँ इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो बेरियम भी 3 हो गया। यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 3 बेरियम, यहाँ सल्फेट आयन भी 3 है, यहाँ भी सल्फेट आयन 3 हो गया। तो विक्रिया संतुलित हो गई। इसके बाद छठवां है कि निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले में है सोडियम। तो सोडियम होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले सेल में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद दूसरे में 8, 8 2 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तो जब हम इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले में 2 हो जाएगा पहले सेल में, दूसरे में होगा 8, 8 2 10, ठीक है, और तीसरे सेल में हो जाएगा 7। इसके बाद बी में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3SO4 और प्लस H2। तो इसमें 3 आयरन है, तो हम यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे तो 3Fe हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। इसमें ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे, तो विक्रिया हमारी संतुलित होगी। इसके बाद दूसरा विक्रिया दिया है C6H12O6 और प्लस O2। तो अभिक्रिया कर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल H2O। तो इसमें हम संतुलित करेंगे, यहाँ 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ 1 कार्बन है, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से गुणा कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, यहाँ हो जाए 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है, तो हम यहाँ ऑक्सीजन में भी यहाँ 6 से गुणा कर देते हैं, तो 12 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हमारा 12 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 12 हो गया और ऑक्सीजन हो गया 18। तो यह अभिक्रिया हो गई बैलेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में क्या है कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ ही अम्ल पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं और इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण स्मारकों, ऐतिहासिक भवनों का संक्षारण हो जाता है। दूसरा है तन्यता एवं आघात वर्ध्यता, उसके बाद सी में है मिसेल। तो तन्यता है सबसे पहले, इसमें लिखा है किसी धातु की वह क्षमता या गुण जिसके द्वारा धातु को खींचकर तार में बदला जा सकता है। इसके बाद है आघात वर्ध्यता, किसी धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे पीटकर पतले चादर में बदला जा सकता है। उसके बाद अगला है मिसेल। तो इसका उत्तर है कि जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो इसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। इस संरचना में आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। इसमें तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है, मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। इसके बाद है अथवा में के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। इसका उत्तर होगा कि जब धातु की सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वह नष्ट होने लगती है। तो इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं, जैसे चांदी का काला पड़ना या लोहे पर जंग लगना। धातु में संक्षारण रोकने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है धातु पर पेंट चढ़ा लगाकर। जब धातु पर हम पेंट कर देते हैं तो उसका वायु और जल से संपर्क कट जाता है, तो उसका संक्षारण नहीं होता है। दूसरा है सदलेपन।
यानी कि कोई भी धातु उस पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि लोहा होता है, लोहे में जंग लगने से बचने के लिए उस पे हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसको हम कहते हैं यसद लेपन। बी है कि ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय शोषीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया, जब उसमें अभिक्रिया होती है तो रिएक्शन होता है, तो उसमें हीट भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे मीथेन गैस है और ये ऑक्सीजन है, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं NO2, और इसमें ऊष्मा जो होती है वो अवशोषित हो जाती है। माइनस का चिन्ह लगा है मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है, प्लस का चिन्ह लगा है मतलब ऊष्मा मुक्त हो रही है। इसके बाद भाग 3 में बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये हो गया तंत्रिका कोशिका का चित्र, और इसमें इसके जो भाग है इसके नाम लिखे गए हैं। इसका उत्तर है कि तंत्रिका तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। जीव के शरीर के अंदर और बाहर होने वाली सभी तरह की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इस सूचना को ऐसे रूप में बदलता है जिससे शरीर इसे उपयोग में ला सके। इसके इस सूचना को नियंत्रण करने वाले अंग को भेजता है। यह नियंत्रण करने वाले भाग उस अंग को निर्देश भेजता है जो अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य और दूसरा है मुकुलन। तो सबसे पहले में उत्तर है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यह हार्मोन शारीरिक व मानसिक विकास करता है। दूसरा है मुकुलन। मुकुलन अनेक बहुकोशिकीय जीवों जैसे हाइड्रा में लैंगिक जनन की सामान्य विधि है। इनमें इनके कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता होती है। हाइड्रा में मुकुल बहुकोशिकीय संरचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पुष्प के अंदर होती है, जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। पुष्प में नर और मादा जनन अंग होते हैं। नर अंग को पुंकेसर तथा मादा अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं। पुंकेसर में परागकोष होते हैं जिनमें परागकण बनते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में बीजांड होता है। पुंकेसर से परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण से नर युग्मक निकलता है जो अंड कोशिका से मिलकर युग्मज बनाता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मज से भ्रूण और बीज का विकास होता है। बीज में भ्रूण होता है जो नए पौधों में विकसित होता है। फल बीज को फैलाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। इसका उत्तर होगा कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त द्वारा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। यह ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा बनाने में होता है। कोशिकाओं में ऊर्जा बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त में मिल जाती है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को सांस द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया इस सेट का आंसर।